नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार पीसीएस के टेस्ट सीरीज, ये सेकंड नंबर की टेस्ट सीरीज है, इसके हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें मैंने संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम लोग चलो देखते हैं क्वेश्चंस किस किस तरह से डिजाइन हुए हैं, और इसमें संविधान सभा से लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। तो इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, एस राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी राजगोपालचारी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, इसका पहले ऑप्शन देखते हैं कि क्या करेक्ट होगा, और उसके बाद में हम लोग इसकी पूरी समरी थोड़ी सी समझते हैं, क्विक समरी, क्योंकि क्विक समरी हम लोग की तैयार हो जाएगी तो क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो देखो, पहला देखो 1946 में अंतरिम सरकार के जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, देखो दो चीजें हुई थी। एक तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था और संविधान सभा में मेंबर हुए थे। उसके बाद में दूसरा, एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। मतलब देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनी थी देश की आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले। तो उसमें कुछ मंत्री बनाए गए थे। उसमें मंत्री कांग्रेस के भी शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग के भी शामिल हुए थे। तो देखो, मुस्लिम लीग के जो मंत्री शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में, उनका काम कोई काम करना नहीं था। ये केवल पाकिस्तान की मांग को लेकर इनका काम क्या था कि पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना और सरकार के कार्य में रुकावट पैदा करना। तो बात को समझ गए। तो देखो, ये जवाहर, पहले तो ये समझो कि जवाहरलाल नेहरू और किस 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 चीज के अध्यक्ष थे, और उसके बाद में हम लोग संविधान सभा और जो ये संविधान अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसके बारे में थोड़ी क्विक समरी समझते हैं। ठीक है। तो देखो, जो राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रमंडल एक संगठन होता है, राष्ट्रमंडल संगठन वो होता है कि जिसमें कहीं कभी न कभी ब्रिटेन की सरकार ने शासन किया है, उन देशों का एक संगठन है। तो उसमें भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी को राष्ट्रमंडल खेलों का, राष्ट्रमंडल संगठन का वो बनाया गया था अध्यक्ष। ठीक है। और देखो, ये विदेशी मामलों के भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति भी थे। ठीक है। तो इसका आंसर तो ए हो गया। अब देखो, जैसे सी राजगोपालचारी हैं, तो सी राजगोपालचारी क्या थे, तो सी राजगोपालचारी थे शिक्षा मंत्री उस समय। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य व कृषि मंत्री थे ये, जिसको बोला जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है। अब देखो, अब बात को समझना। सबसे पहले ये समझना कि ये संविधान सभा और ये अंतरिम सरकार है क्या चीज। तो सबसे पहले देखना, 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। और इस कैबिनेट मिशन का कार्य क्या था, इस कैबिनेट मिशन का कार्य था भारत में शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण करना था। मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर करनी थी शांतिपूर्ण तरीके से, और संविधान तैयार करना था भारत का, कि जिससे कार्य प्रणाली तय हो जाए। ठीक है। तो संविधान तैयार करना था इनका एक कार्य, और दूसरा कार्य था इनका पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। तो देखो, इसमें कैबिनेट मिशन आते हैं भारत में 1946 में। और इसमें कौन कौन कितने मेंबर होते हैं, तो देखो, ये कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होते हैं। और ये 3 मेंबर जो होते हैं, ये भारत में आते हैं कि भारत में हमको संविधान का निर्माण करना है, किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हो और किस तरह से भारत में शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हो। तो देखो, इसमें 3 मेंबर जो होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। सबसे पहले एक होता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है। ये पहला मेंबर होता है। दूसरा मेंबर होता है सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये क्रिप्स वही थे जो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है। उसके बाद में एक और होते हैं, आते हैं ए बी अलेक्जेंडर।
तो ये देखो तीन लोग आते हैं, एक होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे होते हैं स्टीफर्ड क्रिप्स और तीसरे होते हैं एबी अलेक्जेंडर। तो ये आते हैं और इनको जो है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है एटली। एटली इनको कहता है, इनके जो अध्यक्ष जो बनते हैं पैट्रिक लॉरेंस, इनसे कहता है कि आप लोग जाइए भारत में और भारत में आपको संविधान सभा का निर्माण करना है जो संविधान का निर्माण कर सके भारत में, और भारत में पीसफुल तरीके से पावर ऑफ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। ठीक है, तो इनका दो काम था। तो ये फिर भारत में आते हैं और भारत में ये फिर संभावनाएं तलाशते हैं कि किस तरह से भारत में संविधान का निर्माण हो और किस तरह से भारत में सत्ता का हस्तांतरण हो। तो देखो इसके पहले तो सबसे पहले एक तरीके से समझो कि इसके दो पॉइंट थे, दो इसके कार्य क्या थे। एक तो इसको ब्रिटिश भारत, देखो उस समय जो भारत था उसमें जो है भारत जो है दो भागों में बटा हुआ था। एक भारत था जो ब्रिटिश भारत के कब्जे में था जो एरिया, और एक था जो देसी रियासतें थी, मतलब जिसमें जो है अभी भी राजा का मतलब शासन चल रहा था। ठीक है, देसी रियासतें। तो देखो एक था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासतें। तो देसी रियासतों के साथ में वार्तालाप करनी थी इनको और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के साथ भी वार्तालाप करनी थी। तो ये तो इनका पहला काम था। और दूसरा काम क्या था, संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना करनी थी। ठीक है, और तीसरा इनका काम था कि ऐसी कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करनी थी, परिषद की इनको स्थापना करनी थी जिसका जो समर्थन है ना वो भारतीयों के मुख्य दल करते हो। ठीक है, तो भारतीयों के मुख्य दल करते हैं। इस तरह से ये आता है 24 मार्च 1946 को ये भारत में आते हैं। और उस समय एक और पॉइंट सुनो, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का अध्यक्ष था उस समय मौलाना आजाद। ठीक है, तो इस तरह से देखो मौलाना आजाद ये होता है। अब देखो क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत में आ गया है और कैबिनेट मिशन जो है भारत के नेताओं से वार्तालाप करना चाहता है। तो कैबिनेट मिशन देखो जब आता है तो भारत के साथ नेताओं के साथ वार्ता करता है। तो किन किन से वार्ता करता है, एक करता है नेहरू जी से, दूसरा करता है गांधी जी से, ठीक है, और फिर करता है मौलाना आजाद से क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सबसे आखिरी में करता है जिन्ना से। क्योंकि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा पर्सन था कि मतलब वो किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं था, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, किसी भी हालत में पाकिस्तान उसको चाहिए था। ठीक है, तो वो जिन्ना को भी समझाना चाह रहा था कि पहले संविधान सभा में शामिल हो जाओ और उसके साथ में अंतरिम सरकार में शामिल हो जाओ। तो इस तरह से हम भी आपकी बात को सुन रहे हैं। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन आता है। अब देखो पहले क्या करता है कि ये सब नेताओं से मिलते हैं। ठीक है, और ये 3 सदस्यीय जो मेंबर जो मैंने आपको बताया है कि संविधान ये कैबिनेट मिशन के जो आते हैं 3 मेंबरों के नाम जो मैंने आपको बताया, एक तो पैट्रिक लॉरेंस और दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों लोग इन सब नेताओं से मिलना चालू करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सम्मेलन इन्होंने बुलाया। तो सम्मेलन में क्या हुआ कि कोई भी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग मैंने पहले बताया कि किसी भी दशा में पाकिस्तान की मांग छोड़ने को तैयार नहीं थी, और जबकि जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान की बात बात नहीं मानेंगे। तो इस तरह से दोनों में गतिरोध पैदा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मिशन ने फिर 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को इन्होंने क्या किया कि कुछ पॉइंट इन्होंने घोषणा की कि कहा कि इस तरह से हम जो है अब संविधान सभा के निर्माण करेंगे और भावी जो शासन तंत्र कैसा होगा वो कैसा रम रखेंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो प्रांतीय विधानमंडलों का समूह था, जो प्रांत थे हमारे देश में,
के समूह को 3 भागों में बांटा। इन्होंने मतलब एक तरह से मोटी भाषा में समझो कि जो भारत का जो राज्य था उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि पहले वर्ग इन्होंने उसको का बोला था, तो का वर्ग में इन्होंने कुछ स्टेट को शामिल किया, दूसरे खा वर्ग में इन्होंने कुछ स्टेट को शामिल किया। अब इन्होंने जब 3 भागों में बांट दिया, फिर इन्होंने कहा कि अब जो है इसमें मतलब मंत्रिमंडल का गठन, इसके विधानमंडल में सदस्यों का चुनाव होगा और वही सदस्य जो आएंगे विधानमंडल में चुन के, वही लोग संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव करेंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो डायरेक्ट नहीं हुआ था कि जनता ने चुन लिया, जो विधानमंडल में मेंबर आए थे चुन के, उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। और ये जो है हर प्रांत में 10 लाख की आबादी पे एक संविधान सभा की सीट थी। अब मतलब बात को समझना एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 24 करोड़, तो इन्होंने कहा कि हर 10 लाख में, उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी नहीं थी। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या किया कि हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक हम संविधान सभा की सीट को अलॉट करेंगे। तो अगर आज 24 करोड़ होता, 24 करोड़ के हिसाब से करते, तो अगर ये 1 करोड़ में 10 हो गए तो आप समझ लो कि कितने मेंबर संविधान सभा में हो जाते। पर उस समय इतनी नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि हर 10 लाख की आबादी पर हम एक संविधान सभा के मेंबर अलॉट करेंगे। तो बात को ये समझे कि नहीं? तो देखो अब समूह कहा इन्होंने जो भागा, जो विधानमंडलों को बांटा था देश के एरिया को, तो इन्होंने किस किस उसमें बांटा था? तो अब देखो समझो, एक था समूह का, तो समूह का में कौन कौन लोग स्टेट थे? तो एक था बम्बई स्टेट था, बॉम्बे जिसको कहते हैं, दूसरा था मद्रास, ठीक है, तीसरा था एमपी जिसको मध्य प्रांत बोला जाता है, और तीसरा था संयुक्त प्रांत जिसको आज हम लोग यूपी बोलते हैं, ठीक है, और एक था उड़ीसा। उड़ीसा। तो ये बात को समझ गए कि समूह का में ऐसे स्टेट को इन्होंने शामिल किया जो मोस्टली जो थे हिंदू बहुसंख्यक थे। ठीक है, अब देखो समूह खा में इन्होंने कौन कौन से स्टेट को रखा? तो एक इन्होंने रखा पंजाब, दूसरा इन्होंने रखा उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, ठीक है, और तीसरा इन्होंने सिंध का स्टेट रखा। तो ये इन्होंने समूह खा में बांट दिया। और देखो समूह गा में इन्होंने किस किस को बांटा स्टेट को? तो समूह गा में था बंगाल और असम, ठीक है, तो बंगाल और असम था। इस तरह से इन्होंने क्या किया कि संविधान का निर्माण करने के लिए इन्होंने क्या किया कि प्रांतीय विधानमंडलों का 3 समूहों में विभाजन कर दिया। तो आप समझ गए बात को अब कि समूह का में कुछ स्टेट आ चुके हैं, समूह खा में कुछ स्टेट आ चुके हैं, और समूह गा में कुछ स्टेट आ चुके हैं। अब इन्होंने ये कहा कि जो ये समूह का खा गा के ये जो प्रांत है पहले अपने प्रांतों का संविधान बनाएंगे, और अगर ये संभव होता है तो अपने समूहों के लिए भी संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, बात को समझे? और इसके बाद में समूह एक साथ बैठ के संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो देखो बात को समझो, सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जैसे समूह कहा है, समूह खा है, इस तरह से इन्होंने जो खा का गा में 3 स्टेट बांटे हैं। पहले तो ये क्या करेंगे, अपने स्टेट का संविधान का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ईच स्टेट, उसके बाद क्या करेंगे, कह रहे हैं कि समूहों के में जितने स्टेट हैं, मतलब जितने समूह में स्टेट है उनके लिए भी संविधान का निर्माण करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि तीनों समूह फिर बाद में मिल बैठ के एक संघीय संविधान, मतलब जिसको सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, कि उसका निर्माण करेंगे सबसे बाद में। और इस तरह से इन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि इसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पे। समझ रहे हो बात को? मतलब कि सबसे पहले विधानमंडल में जो जो स्टेट बने हैं, तो इनके विधानमंडल, वैसे इनके विधानमंडलों को 3 स्टेट में तुमने 3 भागों में बांट दिया है। तो अब जैसे समूह का में कुछ स्टेट आ रहा है, तो इनके विधानमंडल के जो मेंबर हैं वो ही सब मिल के अपना संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव करेंगे। तो एक तरह से जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट था। मतलब अगर कोई कहे कि संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने चुना था, तो आप कहना कि संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था, जो विधानमंडल थे उनके सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, और प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के सदस्यों का एक चुनाव हुआ था। ठीक है, बात को समझ गए कि नहीं? अब देखो कि कितने संविधान सभा में उस समय इन्होंने कहा कि मेंबर होंगे, तो इन्होंने कहा कि 389
मेंबर होंगे, बात को समझे। उसमें 292 थे ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। 4 थे कमिश्नरी के, ठीक है। और 4 और जो 93 थे वो थे देसी रियासतों से। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने, ये संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव हो जाता है। तो इतना बात को समझे कि नहीं समझे। चलो अब अगली चीज देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला पॉइंट तो संविधान का निर्माण करने का जो ये प्रस्ताव था ये था। दूसरा पॉइंट क्या था इनका, देखो समझना। दूसरा पॉइंट था कि शासन तंत्र से जो संबंधित प्रस्ताव इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि देखो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाएंगे और कहेंगे कि इस संघ के पास कुछ मामले होंगे। जैसे मान लो इन्होंने जो ब्रिटिश भारत था और देसी रियासत थी उसको मिलाकर एक पूरा संघ बना दिया, एक तरह से सेंट्रल सिस्टम। बात को समझना आप। तो उससे क्या होगा कि इससे इन्होंने उनको 3-4 मामले दे दिए, जैसे विदेशी मामले दे दिए, ठीक है, रक्षा का मामला दे दिया, संचार का मामला दे दिया। ये सब मामले इन्होंने कहा कि आप जो है एक संघ को दे देंगे। और दूसरा जो है विदेशी मामले भी ये दे रहे थे। और संघीय विषयों के अलावा जो अपशिष्ट शक्तियां थी, जो दूसरी अपशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो मतलब प्रांत को इन्होंने पावर दिए वो अलग हो गए और जो संघ को दिए वो अलग हो गए, पर जो बचा हुआ है जो दोनों में नहीं है वो इन्होंने सेंट्रल को दे दिया। ठीक है, तो बात को समझो कि नहीं समझे। तो इस तरह से इन्होंने ये कहा कि, और ज्यादातर ये जो है शक्तियां जो है इन्होंने स्टेट्स को दे दी थी। तो इस तरह से इन्होंने शासन संबंधी ये जो तंत्र का ये दिया। और तीसरा इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान की जो मांग थी वो इन्होंने अस्वीकार कर दी। तो पाकिस्तान की मांग जब अस्वीकार कर दी तो मुस्लिम लीग फिर थोड़ा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। वो पाकिस्तान की मांग से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। और कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि अगर हम पाकिस्तान की मांग मानते हैं तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे क्या दिक्कत होगी तो ये समझो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पाकिस्तान की जो सीमा थी वो 2000 किलोमीटर की सीमा, पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है इसके बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी थी। तो अगर विभाजन हो जाता है तो उसके लिए प्रशासन संबंधी दिक्कत थी। क्योंकि देखो एक बात को समझना कि बांग्लादेश इस तरफ है और उस तरफ पूर्वी तरफ और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और बीच में भारत है। तो अगर विभाजन हो जाएगा तो जो भारत देश है वो क्या दोनों पाकिस्तान को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देगा, उसको रास्ता ही नहीं देगा। तो एक तो प्रशासन संबंधी दिक्कत हो जाती, संचार संबंधी दिक्कत हो जाती। दूसरा, अगर पाकिस्तान की मांग मान लेते हैं तो जो सिख नेता थे, पंजाब के सिख नेता थे, वो ये कह रहे थे कि हम भी जो है अलग देश की मांग करेंगे, सिखों के अलग देश की मांग करेंगे। तो एक तो ये समस्या हो रही थी। दूसरी, जो आर्मी में लोग थे, आर्मी में, तो आर्मी में क्या था कि हिंदू मुसलमान सब लोग साथ में ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे। तो उसका फिर सेना का बंटवारा कैसे होता, आप बात को समझे कि नहीं। सेना का बंटवारा कैसे होता है कि हिंदू सैनिक यहाँ होता और मुसलमान सैनिक पाकिस्तान में जाता। तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती। और दूसरा, इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में गैर मुसलमान आबादी रह रही है, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारा हिंदू आबादी रह रही है और भारत में भी बहुत सारी मुस्लिम आबादी रह रही है जो ये भारत की मांग कर रहे थे। तो अब इससे दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाती। तो इस तरह से सिख भी ये मांग कर रहे थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का जो समूह व्यवस्था इन्होंने किया था कि का में बांटा, खा में बांटा, गांव में बांटा, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को इन्होंने अलग कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए योजना लाए थे। पर ये एक तरह से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की योजना को इन्होंने नहीं मांगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो उनको भी तकलीफ हो गई। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से कम मांग पे कोई भी चीज पे तैयार नहीं थे। तो देखो अब क्या होता है। 16 अगस्त 1946 को बनाया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। ये बनाती है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग क्यों बनाती है कि किसी तरह दबाव बनाया जाए, कैबिनेट मिशन पर दबाव बनाया जाए और कांग्रेस पर दबाव बनाया जाए। तो इस तरह से ये दबाव बना रहे हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जब ये डायरेक्ट एक्शन डे होता है बहुत रक्तपात होता है। उसके बाद 29 अक्टूबर 1946 को
गांधी जी जाते हैं कलकत्ता, वो वहां पे एक जगह है बंगाल में जिसका नाम है नोआखली, तो नोआखली जाते हैं और एक तरह से वो जो दंगा हो रहा था तो इस तरह से दंगे को शांत कराने के लिए जाते हैं, इसलिए मौलाना आजाद जो थे उन्होंने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिन कहा है। ठीक है, तो ये बात को समझ गए, कैबिनेट मिशन की क्विक समरी समझे कि नहीं समझे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं, देखो अब अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन जब होता है, इसमें कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली और इसमें 12 सदस्य थे शुरुआत में। 12 सदस्य थे अंतरिम सरकार के। कौन कौन से मेंबर थे देखो, सबसे पहले तो नेहरू जी थे, दूसरा पटेल, तीसरा आसफ अली, ये सब कांग्रेस के थे। ठीक है, आसफ आसफ अली, एक थे राजगोपालचारी, उसके बाद थे शरद चंद्र बोस, एक थे जॉन मथाई, बलदेव सिंह, अहमद खान। इस तरह से देखो 12 मेंबर थे कुल। CH भाभा और मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो शामिल नहीं हुए शुरुआत में, पर बाद में जब इनको बनाया गया मुस्लिम लीग, तो चलो मुस्लिम लीग के नेताओं ने ये कहा कि चलो ऐसा है, ये लोग कह रहे हैं तो शामिल हो जाते हैं, पर इन लोगों की कार्रवाई में हम रुकावट पैदा करेंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये रुकावट पैदा करने के लिए अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, कोई ये कुछ काम करने के लिए नहीं शामिल हुए थे। तो लीग के 5 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। 5 मेंबर शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है, सबसे पहले एक शामिल होते हैं लियाकत अली, दूसरे शामिल होते हैं चुंदरीगर। ठीक है, लियाकत अली हो गया, चुंदरीगर हो गया। उसके बाद ये शामिल होते हैं एक अब्दुल रब निस्तर, एक शामिल होते हैं गजनफर अली खान, और एक शामिल होते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। तो और जोगेंद्र नाथ जो मंडल थे, ये मुस्लिम लीग के केवल एकमात्र हिंदू थे, ये दलित थे। तो अल्पसंख्यक मतलब एक तरह से ये दलित थे, एकमात्र हिंदू थे जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ठीक है, बात को समझ गए। तो अब ये समझना, अब लियाकत अली जो ये थे गजनफर अली, इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे थे कि हम सरकार में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि पाकिस्तान की मांग के लिए संघर्ष कर सकें। तो देखो इनका एजेंडा तुम समझ रहे हो कि किस लिए ये लीग के मेंबर जो है ये अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले देखो कि अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल शामिल हुआ था उसमें किसका किसका क्या विभाग था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में बहुत आता है। ठीक है, और BRPCS में तो जरूरी आएगा, इसको तो आप पूरा एकदम रट लेना अच्छी तरीके से। तो देखो जवाहरलाल नेहरू का आप समझिए, और दूसरा समझो वल्लभ भाई पटेल का क्या पोर्टफोलियो था। वल्लभ पटेल जी का था गृह, सूचना और प्रसारण। ये थे सरदार पटेल जी का गृह विभाग था, सूचना विभाग था और प्रसारण विभाग था। ठीक है, बलदेव सिंह बलदेव सिंह ये क्या थे, ये रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद देखो लियाकत अली खान, ये थे वित्त मंत्री। और ये लियाकत अली खान किसके थे सदस्य, मुस्लिम लीग के थे। तो ये भी समझ रहे हो आप कि वित्त मंत्री इनको बनाया गया है, एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनको दे दिया गया है वित्त मंत्रालय। और ये किस लिए आए, ये केवल पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो सी राजगोपालचारी,
श्री राजगोपालचारी थे, ये थे शिक्षा मंत्री। और देखो आसफ अली, ये थे रेलवे मिनिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो जगजीवन राम, ये थे श्रम मंत्री। ये जितनी भी मिनिस्ट्री है ये आपको पूरी अच्छी तरीके से रखना है, इसका एक भी पॉइंट जो आपको आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। एक थे गजनफर अली खान, ये क्या थे, स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये कानून मंत्री थे। ये जोगेंद्र नाथ मंडल भाई हैं जो मुस्लिम लीग के थे सदस्य। ये विधि मंत्री थे। फिर सी.एच. भाभा, ये थे कार्य खान और बंदरगाह मंत्री। ठीक है, और जान मथाई, ये थे उद्योग मंत्री। और एक और सुनो, एक थे आई और दूसरा इनका सरनेम था चुंदरीगर, ये थे वाणिज्य मंत्री। तो एक बार फिर से सुनो क्विक रिवीजन कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे, कार्यकारिणी परिषद के स्वास्थ्य और विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडलों के ये हेड थे। दूसरा वल्लभ भाई पटेल, बताइए कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे गृह और सूचना मंत्री। ठीक है, बलदेव सिंह तो ये थे क्या थे, रक्षा मंत्री। ठीक है, इस तरह से सी.एच. भाभा क्या थे, कार्य एवं खान एवं बंदरगाह मंत्री। जॉन मथाई बताइए क्या थे, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री। तो इस तरह से ये आपको सारे मिनिस्ट्री आपको पूरे याद करने हैं। ठीक है, ये तो आपको मिस नहीं होना चाहिए, ये मैचिंग में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए तो अलग बात है, पर ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, एक होती है गलती और दूसरा होता है ब्लंडर। तो जो ब्लंडर होता है ना, वो गलती का एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो आपको ब्लंडर नहीं करना है। गलती हर इंसान से होती है पर ब्लंडर नहीं करना है आपको। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब देखो संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा में कांग्रेस के मेंबर आ गए, मुस्लिम लीग के तो मेंबर संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए थे। ये कहने लगे कि हम मुस्लिम लीग, हम पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग वो करेंगे निर्माण, और हम पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का निर्माण करेंगे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो संविधान सभा में एक तरह से कांग्रेस के ही मेंबर शामिल हुए और इन्होंने जो है संविधान सभा की पहली बैठक करी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 में। तो देखो इस तरह से ये थोड़ी सी समरी थी, और इसको जो है अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे के, क्योंकि फिर अगर हम लोग थ्योरी करने लगेंगे तो टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी बोल रहा है ना, समझ रहे हो? अस्थाई होता तो अलग हो जाते, स्थायी है तो अलग है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको सच्चिदानंद सिन्हा, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको एस राधाकृष्णन। तो देखो राजेंद्र प्रसाद थे, ये संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। बात को समझे, अगर कहा जाता है इसमें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, ये सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में जो निर्माण हुआ था, तो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग मेंबर यही थे। तो सबसे पहले इनसे कहा गया कि आप अध्यक्ष बन जाओ अस्थायी तौर पे, है ना। और इसका जो प्रस्ताव कौन लाया था इनको बनाने के लिए, जे.बी. कृपलानी लाए थे। ठीक है, बात को समझे, जे.बी. कृपलानी लाए थे ये प्रस्ताव। अब बात को समझना आगे कि जब जे.बी. कृपलानी कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा से कि आप जो है थोड़ा टेम्परेरी बेसिस पे बन जाओ, उसके बाद में क्या होता है
कि कहते हैं कि आप जो अध्यक्ष का चुनाव करवा दीजिए, उसके बाद में आप हट जाइएगा। तो इन्होंने, और सबसे बुजुर्ग था, एक तरह से सम्मान देने की भी बात होती है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है बन जाते हैं, तो बन जाते हैं। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था संविधान सभा का, तो देखो ना बात को समझो कि एक थे एससी मुखर्जी, इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि संविधान सभा की भी हम लोग थोड़ी क्विक समरी समझते हैं, पर पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940, और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, और चौथा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन की तो मैंने आपको कहानी समझा दी, और अगस्त प्रस्ताव भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में भी मैंने जो टेस्ट सीरीज पहली बनाई है तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं। अब जब मैं 1919 के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको उसके और पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये समझ लो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये थर्ड क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर, और तीसरा दिया गया है श्री अय्यर, और चौथा दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बताइए कि भारत की संविधान सभा के निर्मात्री अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने यह भी आपको बताया कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन थे, SC मुखर्जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखना। तो सबसे पहले समझना कि भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में किसने सबसे पहले दिया था। तो स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 ने, कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में दिया था, तीसरा है मुस्लिम लीग ने दिया था 1942 में, कि चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा। तो देखो सर्वदलीय सम्मेलन स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा ही सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार आया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वह बहस के मताधिकार पर आधारित था, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट की वह बहुदलीय निकाय था और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक है, तो इसमें दिया गया कौन सा गलत है, गलत बताना है हमको, सही नहीं बताना है। तो बात को समझना, अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले बताया था कि संविधान सभा को अप्रत्यक्ष तौर पे विधानमंडल के सदस्यों ने चुना था। बात को समझे, जब समूह खा जो स्टेट्स बने थे उनके विधानमंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव किया था प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे। ठीक है, ये बात अब तुम समझ गए हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट सुनो कि वयस्क मताधिकार का मतलब ही कहां से आ गया, जब जनता सीधे वोट ही नहीं दे रही है। अगर जनता डायरेक्ट वोट दे तो वो वयस्क मताधिकार पर आएगा। अगर जनता वोट नहीं दे रही है, वो विधानमंडल के सदस्य वोट दे रहे हैं, तो फिर वयस्क मताधिकार का भी कॉन्सेप्ट खत्म। तो क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि वह बहुदलीय निकाय था। तो बहुदलीय निकाय था संविधान सभा, ये बात सही है। इसमें हिंदू सभा के भी लोग शामिल हुए थे, इसमें सिख, पंजाब की अकाली दल वगैरह पार्टी के भी लोग शामिल हुए थे। तो बात को समझ रहे हैं कि ये तीसरा सही है। चौथा पॉइंट देखते हो, देखो कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो उसमें बहुत सारी समितियां थी, ये भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, एक बार फिर से सुन लो। जैसे प्रारूप समिति था, तो इसका अध्यक्ष कौन था, भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति, इसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बहुत सारी समितियां थी इसमें। झंडा समिति अलग थी जो झंडे का डिजाइन कर रही थी। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं, बहुत सारी समितियों के माध्यम से इसने कार्य किया था। तो तीसरा चौथा है सही, और पहला गलत कौन सा है, गलत है पहला और दूसरा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
1 और 2। बात को समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करने हैं। को जितनी भी थ्योरी पढ़ लोगे आप, 3 साल थ्योरी पढ़ लोगे, 4 साल थ्योरी पढ़ लोगे, उसके बाद भी थ्योरी आपको याद नहीं होगी जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? अभी रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम टायर 2 का आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं साइंस की डेडिकेटेड क्वेश्चन सीरीज मैं लाऊंगा। ठीक है, मैं 1-2 दिन में उसकी भी सीरीज लॉन्च करूंगा। तो बात को समझना है कि हम लोग के पास लेखपाल की प्रैक्टिस सेट अलग हो गई, और बिहार और पीसीएस यूपी पीसीएस है उसकी प्रैक्टिस सेट अलग हो गई, और रेलवे की भी साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट अलग हो गई। तो जीएस का एक तरह से कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन कह रहा है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान के सदस्यों की संख्या समान थी। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बन जाता है। ये कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया है, और हमें अब बताना है कि कथन सही है, कारण सही है, कि दोनों गलत हैं। तो देखो, बेबल योजना आई थी 1945 में। ठीक है, और बेबल जब आते हैं भारत में, भारत के, ठीक है दोस्तों, तो जब बेबल आते हैं भारत में, तो बेबल क्या कहते हैं कि ये भी संविधान, इनका भी एक तरह से मोटा मोटा मुद्दा ये था कि ये भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से किया जाए। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं उसमें जो है हिंदू और मुसलमान के सदस्यों की संख्या बराबर रख देते हैं, इन्होंने ये कहा। और पर पता इनका काम, इनका ये भारत का बंटवारे से इनको कोई मतलब नहीं था, ये केवल ये था मुस्लिमों का, ये मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। पर बाद में बेबल योजना जब असफल हो जाती है, ये खुद ही अनाउंस कर देते हैं बेबल योजना। ये मीटिंग बुलाते हैं हिंदू लीग के मेंबरों की, और कांग्रेस पार्टी की भी मेंबर ये बुलाते हैं मीटिंग, और मुस्लिम लीग की भी, ये सबको बुलाते हैं मीटिंग में। और उसके बाद क्या होता है कि जब कांग्रेस पार्टी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मेंबर ग्रुप में नॉमिनेट कर देती है, तो मुस्लिम लीग इसका विरोध करने लगती है। मुस्लिम लीग कहती है कि जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्य और मुस्लिम लीग के सदस्य बराबर बराबर भागों में होंगे, तो मुस्लिम लीग के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो भेजने का अधिकार हमारा है, कॉपीराइट पेटेंट हमारा है, अब्दुल कलाम आजाद ये जो शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये कैसे शामिल हो गए? मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया। बात को समझ रहे हो कि नहीं? कि मतलब कांग्रेस पार्टी को एक तरह से केवल हिंदुओं की संस्था दिखाने के तौर पे इन्होंने, मुस्लिम लीग ने हंगामा मचाना चालू कर दिया। और बाद में जब बेबल को झुक जाते हैं, तो जब बेबल झुक जाते हैं मुस्लिम लीग के सामने, तो मुस्लिम लीग की और भी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ जाती है। तो बात को समझे कि मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि मुसलमानों का एक तरह से पूरा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब मुसलमानों की पूरी लीडरशिप मेरे हाथ में हो, मुस्लिम लीग ये कह रही थी। और कांग्रेस पार्टी को केवल हिंदुओं की संस्था के तौर पे दिखाने के, प्रोजेक्ट करने के तौर पे ये कर रहे थे। जबकि कांग्रेस क्या चाह रही थी? कांग्रेस कह रही थी कि हम सभी दलों की संस्था है, मतलब हिंदुओं की भी संस्था है, मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है। तो कांग्रेस ये प्रोजेक्ट अपने करने, इस विवाद पे विरोध हो गया, मतलब इस विरोध पर विवाद हो गया। और जब विवाद हो जाता है तो बेबल प्लान असफल हो जाता है। तो देखो, ये पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा कारण गलत है। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा? कथन सही है पर कारण गलत है। देखो ये प्रकार लिख गया है, तो ये थोड़ा इसको सही कर लेना, ये है कारण। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो बताना है कि कौन सी डेट को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो देखो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहली मीटिंग ये 9 दिसंबर ही को हुई थी, और टोटल 12 मीटिंगें हुई थी संविधान सभा की। संविधान बनने से पहले तक टोटल 12 मीटिंग हुई थी, और 12 मीटिंग के बाद संविधान का हमारे निर्माण हुआ था। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान को बनाने में हेतु संविधान सभा के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका ऑप्शन होगा 12, मैंने अभी बताया, तो 12। तो 9 का ऑप्शन हो गया थर्ड, सी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है कि किसने ये कहा था कि संविधान सभा में वयस्क जो मताधिकार है इसको 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी? किसने कही थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, और मौलाना आजाद दिया गया है, और
भीमराव अम्बेडकर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने ये कहा था कि 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित कर दिया जाए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अपशेष शक्तियां किसको दी गई। अपशेष शक्तियां का मतलब है कि जो संघ को दी गई थी कुछ शक्तियां, उसको संघीय शक्ति या रिजर्व लिस्ट बोला गया, कुछ हस्तांतरित बोला गया। तो बात को समझ रहे हैं, कुछ सेंट्रल लिस्ट था, कुछ स्टेट लिस्ट था। जो बची हुई शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को ही दे दी गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गवर्नर जनरल, सी। तो देखो ये जो है 10 क्वेश्चन है। अभी हम लोग का ये संविधान सभा के क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, इसका पार्ट सेकंड आएगा, ठीक है। तो पार्ट सेकंड आएगा, इसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसमें कितने मेंबर कांग्रेस के थे, कितने मेंबर मुस्लिम लीग के थे, ठीक है, और इसमें कितनी कितनी समितियां थी। तो ये सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।